बीए द्वितीय वर्ष में हम पढ़ रहे हैं मुगल काल। और मुगल काल में आज हमारा टॉपिक है अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 1556 ईस्वी में अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना। अकबर अत्यंत योग्य, दूरदर्शी, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सूझबूझ वाला एक व्यक्ति था। राजगद्दी पर आसीन होते ही उसने यह समझ लिया कि यदि भारत में मुगल शासन को स्थिरता प्रदान करनी है तो जो राजपूत हैं उन राजपूतों से सहयोग लेना नितांत आवश्यक है। अतः अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी नीति को इसी सिद्धांत के अनुसार निर्धारित किया। उसने राजपूतों से सहयोग, एक तरीके से मित्रता की नीति अपनाई। और अब अकबर मित्रता की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई, उदार नीति अपनाई गई राजपूतों के प्रति। अकबर की राजपूत नीति, राजपूतों के प्रति उदार जो दृष्टिकोण की नीति है, उसके प्रमुख कारण जो है कि भाई किन कारणों की वजह से उसने राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई, उसमें सबसे पहला कारण था स्थायी शासन की स्थापना। अकबर भारत में स्थायी मुगल शासन की स्थापना करना चाहता था। भारत की जनता में हिंदू बहुसंख्यक थे, अतः स्थायी शासन की स्थापना के लिए हिंदुओं को अपने पक्ष में करना आवश्यक था। हिंदुओं का नेतृत्व चूंकि राजपूत कर रहे थे, अतः राजपूतों से मधुर संबंध बनाए रखना आवश्यक था। दूसरे नंबर पे आता है राजपूताने की भौगोलिक स्थिति। राजपूताना भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उत्तर भारत से मालवा व गुजरात का रास्ता राजपूताना होकर ही जाता था। राजपूताना में क्योंकि राजपूत शासन कर रहे थे, अतः मुगल गुजरात व मालवा से तब ही संबंध स्थापित कर सकते थे जबकि राजपूताना के शासकों पर या तो उनका अधिकार हो अथवा उनके साथ उनके मधुर संबंध हो। इसलिए अकबर ने राजपूतों से मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तीसरे नंबर पर आता है विदेशी सैनिकों की समस्या। मुगलों को भारत में विदेशी समझा जाता था तथा भारतीयों का उनके प्रति जो व्यवहार था वह अच्छा नहीं था। अतः मुगल शासकों को भारत में युद्धों के लिए तुर्क सैनिकों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें अनेक समस्याएं थी। अनेक तुर्क सैनिक वापस लौटना चाहते थे तथा आर्थिक दृष्टि से भी विशाल तुर्क सेना रखना मुगल शासकों के लिए उचित नहीं था। अतः अकबर का विचार था कि यदि राजपूतों से अच्छे संबंध रखे जाएं तो उनकी वीरता का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है राजपूतों का पराक्रम। ये वो कारण है जिनकी वजह से अकबर ने राजपूतों से उदार नीति अपनाई। राजपूतों का पराक्रम। जब जब भारत पर आक्रमण हुए, राजपूतों ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। अकबर राजपूतों के मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में भी उनके पराक्रम से परिचित था। अकबर जानता था कि राजपूत रण क्षेत्र से भागने के स्थान पर मर जाना अधिक पसंद करते हैं। अतः अकबर राजपूतों से प्रभावित था। अकबर यह भी जानता था कि राजपूत वचन के पक्के होते हैं, अतः उनसे मधुर संबंध रखकर अकबर साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान करना चाहता था। इसके बाद आता है शक्ति संतुलन बनाए रखना। अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाने का एक कारण यह भी था कि वह मुगल अमीरों की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना चाहता था। राजपूतों की सहायता प्राप्त होने से वह
मात्र मुगल अमीरों की सहायता पर निर्भर नहीं रहा। इस प्रकार अकबर अपनी राजपूत नीति से मुगल अमीरों और राजपूतों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहता था। इसके अलावा और भी कारण आते हैं, जिनमें है व्यक्तिगत कारण। इनके अतिरिक्त अकबर के कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे, जिससे उन्होंने राजपूतों के प्रति उदार दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था, जो कि एक राजपूत थे, और राजपूतों ने ही उसको आश्रय दिया था। अतः अकबर राजपूतों के प्रति कृतज्ञ था। अकबर को शिक्षा भी उदारता एवं सहिष्णुता की मिली थी, जिससे उसकी नीतियों को प्रभावित किया। तो ये तो थे अकबर की उदार राजपूत नीति के उत्तरदायी कारण, कि उसने किन कारणों की वजह से राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई। अब है राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर के द्वारा किए गए कार्य, कि राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर ने कौन कौन से कार्य किए। तो सबसे पहला है राजपूतों से विवाह। अकबर ने राजपूत राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनसे मधुर संबंध बनाए रखे। अकबर ने आमेर, जैसलमेर व बीकानेर राज्यों की राजकुमारियों से विवाह किए और अपने पुत्र सलीम का विवाह जोधपुर की राजकुमारी से किया। दूसरे नंबर पर आता है राजपूत राजाओं को अभयदान। अकबर इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि किसी राजपूत राज्य पर अधिकार भी कर लेगा तो वह स्थायी रूप से वहां शासन नहीं कर सकेगा। अतः जिन राजपूत राजाओं ने उसके विरुद्ध युद्ध भी लड़े, उन्हें भी अकबर ने एक तरीके से क्षमा कर दिया। इस प्रकार यदि कोई राजपूत शासक अकबर का आधिपत्य स्थापित कर लेता था तो अकबर उससे मित्रता कर लेता था। तीसरे नंबर पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने जिन राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इसी प्रकार जो राजपूत उसके दरबार में रहते थे, उन्हें भी अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अकबर ने जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता था को समाप्त कर दिया तथा यथासंभव हिंदू व मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयत्न किया। इसके बाद है राजपूतों की शक्ति का उपयोग। अकबर अत्यंत कूटनीतिक शासक था। उसने राजपूतों की शक्ति का राजपूतों के विरुद्ध ही उपयोग किया। वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति की। उदाहरण के लिए राणा प्रताप के विरुद्ध राणा मानसिंह को युद्ध करने के लिए भेजना तथा इसी प्रकार आमेर के राजपूतों ने रणथंबोर व मेवाड़ आदि पर अपना अधिकार करने में मुगलों की सहायता की। एक कारण और आता है विद्रोही राजपूतों के विरुद्ध अभियान। अकबर की शक्ति व राजपूत नीति के प्रभाव से राजपूताना के अधिकांश शासकों ने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, किंतु मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर के शासनकाल के अंत तक उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। यद्यपि उदय सिंह के समय में अकबर विजयी रहा, किंतु उदय सिंह के पुत्र राणा प्रताप ने आजीवन अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। वह अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। से सभी राज्य अकबर के प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे। अब ये तो थे अकबर की राजपूत नीति के उत्तरदायी कारण, जिनमें स्थायी शासन की स्थापना, राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, विदेशी सैनिकों की समस्या, राजपूतों का पराक्रम, शक्ति संतुलन बनाए रखना और व्यक्तिगत कारण। ये थे राजपूत नीति के अंतर्गत किए गए कार्य, जिनमें राजपूतों से विवाह, राजपूत राजाओं को अभयदान, धार्मिक स्वतंत्रता, राजपूतों की शक्ति का उपयोग और विद्रोही राजपूतों के विरुद्ध उसके अभियान।
अब आते हैं अकबर की राजपूत नीति के परिणाम। अकबर की राजपूत नीति का भारतीय राजनीतिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ा व उसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पहला जैसा था कि अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप राजपूतों व मुगलों के संबंध सौहार्दपूर्ण हो गए, जिससे राजपूताना को निरंतर युद्धों से मुक्ति मिली और वहां शांति की स्थापना हुई। इससे राजपूताना का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। दूसरे नंबर पे आता है कि राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप राजपूताना पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो गया। इससे उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। इस नीति के परिणाम स्वरूप अनेक राजपूत राजाओं को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का उचित अवसर मिला। राजपूत राजाओं ने दक्षिण भारत में बंगाल पर आक्रमण किए और धन प्राप्त किया। राजपूत नीति के कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, जिससे उत्तर भारत का सर्वोन्मुखी विकास हुआ। राजपूत नीति का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजपूत नीति के कारण हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक संबंध स्थापित हुए, जिससे भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर की राजपूत नीति के मुगलों व भारतीय दोनों के लिए ही दूरगामी एवं व्यापक प्रभाव हुए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि बिना राजपूतों के भारतीय साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता और उनके विवेकपूर्ण तथा सक्रिय सहयोग के अभाव में सामाजिक एवं राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकती थी। अकबर की इस नीति के परिणाम स्वरूप एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ और मुगलों का भारत में केवल स्थायी शासन ही स्थापित नहीं हुआ, वरन मुगल सम्राटों को वीर एवं पराक्रमी राजाओं की सैनिक व कूटनीतिक सेवाएं भी प्राप्त हुई। तो यह थी अकबर की राजपूत नीति।